अब्तर। देखिए जी, जिस तरह के उमर अयूब साहब जो कि पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आपको एक ओवरऑल एक पोजीशन बताई। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर का प्रॉब्लम जो कि अब हमारे सरों के ऊपर चला गया है ये मसला, तो अब वो लोग जो कि पिछले 40 साल से हुकूमतों में थे और अभी भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्हीं की वजह से ये कुछ हुआ है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो बुनियाद रखी इस फ्लॉड सिस्टम की, एनर्जी सेक्टर की, वो 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो हुआ कैसे कि नंबर 1, इन्होंने दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें एक तरफ का जो फरीक हो उसको न नुकसान का ख़दशा हो, न उसको ख़दशा हो कि उसकी चीज़ बिकेगी, किसको बिकेगी, और न उसको गारंटी हो पेमेंट की। ये वाहिद एक ऐसा हमारे मुल्क में ये किया जो हमारे ये जो हुक्मरान बन के बैठे हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क का खून गरीब अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से चूसा है और चूस रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनकी नीयतों में फतूर था और इन्होंने बजाय इसके कि मुल्क को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने अपनी इंटरेस्ट को देखा और उसमें क्या किया कि इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसमें कि जो बिजली बनाने वाले हैं, यानी जो जनरेशन करने वाले हैं, महंगे पावर प्लांट्स खरीदे। एक प्लांट जो कि $100 का था, उसमें चूँकि डेट एक्विटी 70 और 30 रुपए थी, या बाज़ में 80 रुपए 20 रुपए थी, इन्होंने ओवर इनवॉइस करके वही प्लांट इन्होंने 130-140 रुपए का लिया। तो हुआ क्या कि सिफर पैसे डाल के इक्विटी भी अपनी बना ली, ऊपर के पैसे जेब में भी डाल लिए, और आज उनकी साथ पुश्तें क्या कि आगे भी जो है वो आराम से वो पैसा मुफ्त का खाएंगे। और वो कौन से? पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकाल कर इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग की, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी अफेक्ट हुई, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो ज़ाहिर है कि आपका जितना कर्जा होता है और उसमें कुछ और अवामिल होते हैं उनको शामिल करके, और उसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आप एक चीज़ जो कि 100 रुपए की मिल रही थी उसको आपने 130 रुपए का ख़रीदा, उसी ज़माने की जो बाकी दुनिया में प्लांट्स लग रहे थे इसी स्पेक्स के, अगर आप उनकी प्राइसेस देखें और जो पाकिस्तान में लगाए गए उनकी प्राइसेस देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डाका डाला गया था एक चीज़ की बुनियाद पे। एक काम जो शुरू हुआ था वो ही गलत हुआ था और उसमें बदनीयती और करप्शन शामिल थी, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। दूसरी बात कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो 2007 में जब डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से ये जो सर्कुलर डेट का मसला है ये शुरू हुआ। तो इशू तो ये आता है कि जब जो प्लानर्स थे हमारे, जो कि हमारी इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, इसमें और बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स भी शामिल थे, जिन्होंने कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया, एक ऐसा एक माफिया बनाया जिसका कि मकसद था कि हर कदम पे पाकिस्तान के अवाम को लूटना है। प्लानिंग में सिफर, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, एनर्जी मिक्स दानिस्ता या गैर दानिस्ता। बिकॉज अगर आप ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी, ये कोई 80 पेजेस की रिपोर्ट है जो मैंने 2018 में लिखी थी, जिसमें कि सारे पावर प्रोजेक्ट्स, सारे पावर सेक्टर को एनालाइज किया था, जिसमें जनरेशन, जिसमें ट्रांसमिशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन शामिल थी। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि एक तो नाअहली है, ऊपर से आप करप्ट भी हों, यानी एक तो कहते हैं ना कि वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि जो सर्कुलर डेट का और ये जो पेमेंट्स थी, और सर्कुलर डेट को छुपाने के लिए इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसमें कि सारा कर्जा जो कि 450-470 अरब रुपए था वो उसमें डाल दिया, और जी सर्कुलर डेट ज़ीरो हो गया। उसके बाद जब छेद आप नहीं बंद करेंगे तो वो चीज़ें उसमें से निकलती रहेंगी। नतीजा ये हुआ कि आज हम 2.4 ट्रिलियन खरब रुपए के मकरूज़ हैं,
اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے، جب میں نے ان کی کیبنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیبنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے. میں نے کہا سر اس ملک میں دو سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے، لیکن دو ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری اکانومی کو ڈبو دیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز. یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں، میگنیچیوڈ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بالکل پیرالائز ہو گیا ہے. خاص طور پہ پاور سیکٹر، ہماری انڈسٹری کو افیکٹ ہوا، حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے، بیکاز کیپٹیو پاورز بھی آ گئی تھیں، لوگ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی. تو اس کی وجہ سے بجلی جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی. بجلی آپ بناتے گئے، کانٹریکٹس پہ کانٹریکٹ کرتے رہے، بیکاز جنریشن پلانٹس لگانے میں سال 2 میں لگ جاتے ہیں، وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے، آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ این ٹی ڈی سی کا کام ہے، این ٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے نہیں لگا ہوا، آج بھی نہیں لگا ہوا، اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے این ٹی ڈی سی. اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے این ٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو وہیں پہ ہی ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے، کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو اس پہ انہوں نے توجہ بالکل نہیں دی، جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، ہائی ڈیمانڈ، وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں، اور جو ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 42-45 ہزار میگا واٹ کی ہے، اور ابھی بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، پہلے یہ کہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی، اس کے دونوں یہ معمار یہ ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے، اپنے کمیشنز کے لیے، انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بھال ہو، اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے. کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اس دن میں سن رہا تھا اویس لغاری صاحب کو، ان کو بڑے کم دن ہوا ہے منسٹری میں، شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے، پورے سبجیکٹ کا ادراک نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں، یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے جو وہ کرتے ہیں، جو جنریشن کرتے ہیں، وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورنزک آڈٹس ہوتے ہیں، آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ پتہ چلے کہ جی کتنے بجلی پروڈیوس کرے گا 1 لیٹر یا 1 گیلن، یہ سارے آڈٹ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا. وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرماننٹ بیسس پہ، ان کی اگلے آنے والی 20 جنریشنز کو ملتا رہے. فائنینسنگ کا میں آپ کو بتا دوں، لاسٹ پوائنٹ، جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنیز کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معاہدے میں وہ تھا کائبور +2، لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں گے. یعنی جو سی پی پی اے جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر جنریشن پلانٹس اس کی سپلائی کر دے، بجلی کو نہیں دے گی، اس کے بعد کائبور +4 ہوگا، یعنی کہ 4. تو آپ فائنینشیل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں. جو کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائبور یا کائبور +0.5 یا کائبور +1 میکسیمم ہوتا ہے. آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائبور +4%، جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ، میں ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں،
जो सबसे थका हुआ क्लाइंट होता है उसको आप काइबर +4 करते हैं, जो आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसको आप काइबर या काइबर +0.5 या काइबर +1 पे देते हैं आप। तो अरबों की पेमेंट में आप देखें कि उसमें भी जो फाइनेंसिंग है, चूंकि 15 दिन में ये कभी करते ही नहीं है, ये मैंने उससे पूछा था मिनिस्ट्री से, पावर मिनिस्ट्री से, और उसका इसमें जिक्र भी है कि आपने कभी भी टाइम पे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की है, तो आपके लिए काइबर +2 के बजाय काइबर +4 होता है आप पे, उस पे भी आप अगर ये 2% भी आप अगर वो कर लें तो आपके अरबों रुपए की बचत होगी। लेकिन चूंकि जितना मफादाती टोला है वो आपस में एक गठजोड़ करके बैठा है कि हमने हर खून का हर एक कतरा हमने चूसना है, तो नतीजा ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह के हालात ये पैदा कर दिए गए हैं, जिसका कि हम खदशा जाहिर कर रहे थे, और उसमें भी यही था कि जब बिजली इतनी महंगी हो जाएगी लोगों की 10 तरह से बाहर हो जाएगी, और जब 10 तरह से बाहर हो जाएगी तो वो लोग जो बिल देना भी चाहते हैं उनकी इस्तात नहीं होगी कि वो अपने बिल दे सकें। इस कमरे में बशमूल हमारे जितने भी बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आप बिजली के बिल अभी दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। या फिर सिर्फ आप बिजली के बिल ही देंगे, बाकी ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ना डॉक्टर के पास भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। ऐसी सूरत हाल क्यों आई है? बिकॉज जो नालायक बैठे हुए हैं, जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं इस सेक्टर में, उन्होंने इस मुल्क का न सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया है। ये मामूली बात नहीं है। जब हमें पकड़ कर दिया गया है, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं क्योंकि वो नॉन कम्पिटिटिव हैं। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली हमारी है, ये आपको पता है। क्यों नहीं हुआ? जिस जमाने में इंडिया ने सोलर का रेट रखा था, विंड का 15 हमने रखा था 14 सेंट्स पे, 18 सेंट्स पे, उन्होंने उसी ज़माने में 5 सेंट्स पे किया था। अब इधर भी आ गए नीचे। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि फ़र्क ये होता है, जिनको अपनी कौम का ख्याल होता है वो चीज़ों को बड़े प्लान तरीके से, बड़े ईमानदाराना तरीके से वो करते हैं। लेकिन काश हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें ये लोग बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। सोलर सिर्फ लाहौर में 500 मेगावाट की बिजली अब ऑफ ग्रिड चली गई है, यानी कि सोलर पे चली गई है। और ये वो अच्छे क्लाइंट्स हैं। हम इधर जो बैठे हुए हैं, हमने अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने घर में सोलर लगाया है, उनकी तो बचत हो गई। तो जब ये बचत है उन लोगों की जो कि बिल टाइम पे देते हैं, तो अगर वही आपके सिस्टम में से निकल गए, फिर आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन का भी क्या होगा कि जो आपके सबसे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, यानी कि लेस्को हो गया, फेस्को हो गया, इस तरह वो हो गया, पेस्को तो सब आईएसको हो गया, ये वो हैं जो कि इनके जो रिकवरी रेट्स हैं वो 80 और 90% के दरमियान है। तो आप मज़ीद कचरा हमारे लिए छोड़ देंगे, और जो अच्छे हैं वो उनको आप बेच देंगे। उसमें क्या कुछ होगा वो आप सबको मालूम है। तो बुनियादी तौर पे इस कौम का कोई नहीं सोचा। ये जो रूलिंग एलीट बैठा हुआ है, वो प्रेडेटरी वो एक माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं, रेंट सीकिंग सोसाइटी, ये इन्होंने ही बना दी है। आप देखें इनको कि इनका तर्ज ज़िंदगी क्या है, और पाकिस्तान के अवाम का इन्होंने मायर ज़िंदगी किस तरह से बुरी तरह मुतासिर किया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो ये इश्यूज़ जो कि आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये ज़िम्मेदार हैं उन लोगों में से, ये ज़िम्मेदार है। और जब ये दौरान हुकूमत थे अपने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इंजॉय किया अपनी पर्क्स को और अपनी जो भी फैसिलिटीज़ थी। थैंक यू वेरी मच। शेख वकास साहब।